सोचो एक बार, तुम्हारा घर है, तुम्हारी जॉब है, तुम्हारी फैमिली के लिए सेविंग्स है, और एक सुबह देखो सब कुछ खत्म। बैंक ने कह दिया, सॉरी, आपका पैसा नहीं है। ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये 2008 में अमेरिका में मिलियंस लोगों के साथ सच में हुआ, लाख्स लोगों के साथ सच में हुआ, और उस एक क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इंडिया भी नहीं बचा। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो बुक्स में तो है लेकिन कोई सीधा नहीं बताता। तो ध्यान से सुनो, ये स्टोरी तुम्हें जरूर सुननी चाहिए। तुम सोचो, ये तो अमेरिका की प्रॉब्लम थी, हमसे क्या लेना देना। भाई 2008-2009 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 9% से गिर के 6% पे आ गई। मिलियंस आईटी जॉब्स खत्म हो सकते थे। मुंबई के एक्सपोर्ट बिजनेसेस रातों रात में खत्म हो गए, क्योंकि आज की दुनिया एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड है। अगर अमेरिका में कोई क्राइसिस आए तो इंडिया को भी थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है। और ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इकोनॉमिस्ट्स ने इसे द ग्रेट रिसेशन कहा। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन के बाद यह सबसे बड़ा इकोनॉमिक अर्थक्वेक था। तो आज हम समझेंगे कैसे शुरू हुआ, किसने किया, क्या गलत हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम आगे ऐसे किसी ट्रैप में ना पड़ो। इसलिए 2001 में चलते हैं। अमेरिका अभी अभी .com बबल से बाहर निकला है। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, थाउजेंड्स ऑफ टेक कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। फिर सितंबर 11, 9/11 अटैक्स। अमेरिका साइकोलॉजिकली भी टूट गया। फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक आरबीआई जैसा, उसने एक डिसीजन लिया। अमेरिकन सिटीजन्स डिप्रेस्ड हैं, इकोनॉमी स्लो है, पैसा सस्ता करो। इंटरेस्ट रेट्स जो 6.5% थी वो गिरते गिरते 8% पे आ गए। मतलब लोन लेना बहुत आसान हो गया, ऑलमोस्ट फ्री। अब यहां से एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। ध्यान से सुनो, बैंक्स के पास बहुत पैसा था, सस्ता पैसा, और वो चाहते थे कि लोग लोन ले। तो उन्होंने टारगेट किया अमेरिकन मिडिल क्लास और लोअर क्लास को। घर बाय करना चाहते हो, लोन। इनकम प्रूफ छोड़ो, जॉब स्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, फिर भी चलेगा। ये लोन्स जिन्हें दिया गया था उन लोगों को जो शायद कभी चुका नहीं सकते थे। इन्हें एक स्पेशल नाम मिला, सब प्राइम मॉर्टगेजेस। सब मतलब बिलो, प्राइम मतलब बेस्ट क्वालिटी बोरोवर, मतलब बिलो प्राइम, यानी रिस्की बोरोवर्स को दिया गया लोन। और बैंक्स ने सोचा अगर ये लोग नहीं चुका पाए तो भी घर तो है ना हमारे पास, घर की प्राइस तो बढ़ती ही रहती है। यह था उनका मोस्ट डेंजरस असम्पशन। अब एक नया कैरेक्टर एंटर करता है, वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स, ये वो लोग हैं जो नॉर्मल बैंक से बहुत अलग हैं। ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं और बहुत बड़ा खेलते हैं। उन्होंने सोचा ये सब प्राइम लोन्स तो गोल्ड माइन हैं, इससे पैकेजिंग करके बेचते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हजारों सब प्राइम लोन्स को, मतलब हजारों रिस्की मॉर्गेजेस को एक बड़े बंडल में पैक किया और उस बंडल का नाम रखा सीडीओ, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। यह नाम मत याद रखना, सिर्फ इतना समझो, एक गिफ्ट रैप्ड बॉक्स ऑफ गार्बेज। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, द हाउसिंग बबल। 2002 से 2006 तक अमेरिका में घर की प्राइसेस आसमान पर थीं। अगर तुमने 2002 में $100,000 का घर खरीदा तो 2006 में उसकी वैल्यू थी $180,000। पब्लिक का यह बिलीफ था घर खरीदना तो एटीएम मशीन खरीदना है, और बैंक्स इनकरेज कर रहे थे लो लोन, घर की प्राइस बढ़ेगी, बाद में बेच देना, प्रॉफिट कमाना। यह एक बबल था, अंदर से हॉलो, बाहर से शाइनी। स्टेप 2, द मॉर्गेज मशीन। अब सुनो ये इंटरेस्टिंग पार्ट। एक बैंक ने लोन दिया मिस्टर शर्मा को। मिस्टर शर्मा की इनकम लो है, जॉब स्टेबल नहीं है, लेकिन बैंक ने लोन दे दिया। अब बैंक ने सोचा ये लोन हमारे पास क्यों रखें, इसे सेल कर देते हैं वॉल स्ट्रीट को। वॉल स्ट्रीट ने लिया, और फिर उनका क्या किया, उन्होंने 1000 शर्मा जैसे लोन्स को एक बंडल में डाला, सीडीओ बना दिया। और सीडीओ को उन्होंने रेटिंग एजेंसी से A+ रेटिंग दिलवा दी। रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज, S&P, ये वो लोग होते हैं जो बताते हैं यह इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। लेकिन यहां पे एक बड़ा खेल हुआ। रेटिंग एजेंसीज को बैंक्स खुद पैसा देते थे उन्हें रेट करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इतना बड़ा एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में भी मुश्किल से मिलेगा। स्टेप 3, ग्लोबल सेलिंग। ये सीडीओज, ये गार्बेज बॉक्सेस दुनिया भर के बैंक्स ने खरीदी। यूरोपियन बैंक्स ने खरीदी, एशियन बैंक्स ने खरीदी, पेंशन फंड्स ने खरीदी।
मतलब वो पैसे जहां रिटायर्ड लोगों की सेविंग्स थी। क्यों? क्योंकि उन्हें बोला गया था ये A+ रेटेड है, सेफ है, रिटर्न अच्छा मिलेगा। किसी ने ज्यादा सोचा नहीं। ग्रीड थी, रिटर्न्स अच्छे थे, और यही गलती थी। स्टेप 4, द क्रैक बिगिंस। 2006 के एंड में अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी शुरू की। सडनली लोन की EMI बढ़ गई। मिस्टर शर्मा, जो पहले से बर्ली अफोर्ड कर रहा था, अब अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो डिफॉल्ट करता है, लोन नहीं चुकाता। फिर उसके जैसी 10 लाख और फैमिलीज डिफॉल्ट करती हैं। घर मार्केट में आ जाते हैं एक साथ। सप्लाई बढ़ गई, डिमांड खत्म, घर की प्राइसेस गिर गई, और अब वो CDOs जो घर की वैल्यू पे बेस्ड थे, वो भी वर्थलेस हो गई। अब सोचो, दुनिया के बैंक्स के पास ये वर्थलेस CDOs हैं। उन्होंने इन्हें खरीदा था बोरोड मनी से, मतलब उनके पास ना एसेट्स हैं ना कैश है। सितंबर 2008, लेमन ब्रदर्स, अमेरिका का 4th सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक, जीरो हो गया। 600 बिलियन का बैंक एक रात में। हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंक्रप्सी। और इस एक घटना ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अर्थक्वेक ला दिया। बैंक्स एक दूसरे को ट्रस्ट करना स्टॉप कर दिए। तुझे CDO बेचा था तो तू भी बैंकरप्ट है। क्रेडिट फ्रीज हो गया, कोई किसी को लोन नहीं दे रहा। बिजनेसेस को वर्किंग कैपिटल नहीं मिल रहा। फैक्ट्रीज शट डाउन, जॉब्स खत्म। अमेरिका में 2008-2009 में 8.7 मिलियन जॉब्स गई। अनएम्प्लॉयमेंट 10% पे था अमेरिका में, जो 1980s के बाद कभी नहीं सोचा था। स्टॉक मार्केट्स वर्ल्ड में 40% से 60% तक क्रैश हो गए। इंडिया सेंसेक्स अक्टूबर 2008 में एक ही महीने में 35% गिरा। अब है वो पार्ट जो तुम्हारे माइंड में एक सवाल जगा देगा, कितने लोग जेल गए इस क्राइसिस के बाद? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फ्रॉड, मिलियंस ऑफ फैमिलीज का घर गया, मिलियंस की जॉब्स गई। एक भी बड़ा बैंकर जेल नहीं गया, एक भी। अमेरिका के गवर्नमेंट ने 700 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया उन्हीं बैंक्स को जो इस क्राइसिस के रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब आम टैक्स पेयर का पैसा उन्हें दिया गया जिन्होंने ये सब किया। वॉल स्ट्रीट को बचाया, मेन स्ट्रीट मीनिंग अमेरिकन सिटीजन्स डिस्ट्रॉय। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उन बैंक्स के CEOs ने 2009 में भी $1 मिलियन बोनसेस लिए, क्योंकि टेक्निकली उनका कॉन्ट्रैक्ट था। यह है टू बिग टू फेल सिस्टम। कुछ बैंक्स इतने बड़े होते हैं कि अगर वो डूब जाए, इकोनॉमी ही डूब जाए, तो गवर्नमेंट उन्हें बचाती है, चाहे वो कितना भी गलत करें। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां रिस्क लेने का कॉन्सिक्वेंस आम आदमी भरता है, फायदा बैंकर्स उठाते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि 2023-2024 में भी सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस जैसे बैंक्स डूबे। मतलब हमने क्या सीखा, या ये साइकिल फिर से वर्क कर रही है आज 2026 में? अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रहा तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ रहा है।